सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग से हम पहले वादा कर चुके हैं कि आप लोग के लिए जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक फिजिक्स कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर एक चैप्टर से 20 VVI क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर जितने भी चैप्टर होंगे सबसे 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल गारंटी है कि वो आपका कम से कम 90% क्वेश्चन जो होगा वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू जो हम यहाँ करवाएंगे वो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। इसे धैर्य बना करके और अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। और अगर जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर उसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने से ये फ़ायदा है कि अगर आप उसको ज्वाइन करते तो जितने भी PDF या फिर जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे उन सभी चीज़ों का PDF आपको उस जगह पे हमेशा मिलते रहेगा। अप टू डेट होते रहिएगा, कब क्लास है नहीं है इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होते रहेगी। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अब शुरू करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का जो चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ शक्ति का व्यंजक होता है। यथार्थ शक्ति जो होता है उसको डिफाइन हम लोग सूचित करते हैं P एवरेज से। और आप लोग जानते हैं कि P एवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ERMS इंटू IRMS और इंटू होता है cos फाई। कहीं कहीं पे आपको ERMS की जगह पर आपको VRMS मिलेगा। ठीक है, तो VRMS IRMS इंटू कितना हो गया cos फाई। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि P एवरेज का या तो ये रूप में मिल सकता है ऑप्शन में और या तो ये रूप में ऑप्शन मिल सकता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या कह रहा है, P एवरेज बराबर, तो देखिए P एवरेज बराबर कितना है, ERMS IRMS साइन फाई दिया गया है, लेकिन होता क्या है cos फाई। तो cos फाई हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में है, 4th में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4th क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें और हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं भी कि जो P एवरेज है, जो P एवरेज है इसको हम लोग बोलते हैं यथार्थ शक्ति बोलते हैं। ठीक है, यथार्थ शक्ति बोलते हैं। और ये जो VRMS और IRMS है इसको हम लोग बोलते हैं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। और ये जो cos फाई है इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बोलते हैं। याद रखिएगा तीनों चीज़ों को। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये है कि P एवरेज मतलब यथार्थ शक्ति का व्यंजक क्या होता है। यहाँ से और भी क्वेश्चन निकालता है कि शक्ति गुणांक का व्यंजक क्या होता है। तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, यथार्थ शक्ति, इधर आभासी शक्ति इसके लिए किस रूप में है, गुणा के रूप में, तो इधर आ जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, भागा के रूप में। यानी यहाँ से शक्ति गुणांक का जो है, अगर पूछे शक्ति गुणांक का संबंध क्या है तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, यथार्थ शक्ति और बटा क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, बोर्ड में आ चुका है कि शक्ति गुणांक का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें पकड़ना होगा। तो क्या होगा, यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ चुका है कि शक्ति गुणांक से किसको सूचित किया जाता है। तो शक्ति गुणांक से किसको किया जाता है, cos फाई से, cos फाई को सूचित किया जाता है। तो यहाँ से ये नहीं सोचिएगा कि हम एक क्वेश्चन डिस्कस किए, यहाँ से 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसे ध्यान से देखते चलिएगा पूरा वीडियो को और कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। और स्किप करने के बाद अगर एग्जाम में वहीं से कहीं क्वेश्चन आ गया तो आपके पास पछताने के सिवा और कोई चांस नहीं रहेगा। इसे बिना स्किप किए धीरे धीरे सभी वीडियो को देखिए। 20 मिनट में अगर डेली आप करते हैं, 20 मिनट डेली आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका 35 जो मार्क्स है, 35 जो मार्क्स है वो आपका फिक्स है, आपके पैकेट में आ चुका है वो 35 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कह रहा है प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग सूचित करते हैं एक्सेल से। एक्सेल बराबर होता है 2πfl होता है। ठीक है, 2πfl, जहाँ f जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक्सेल बराबर होता है 2πfl, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात का जो फार्मूला होता है वो एक्सेल बराबर कितना होता है, 2πfl। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन करता है, पूछ देगा दिष्ट धारा का प्रतिघात, दिष्ट धारा का प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है। तो गड़बड़ाइएगा नहीं, दिष्ट धारा का प्रेरणिक प्रतिघात पूछेगा तो एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति। तो दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होता है, दिष्ट धारा जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है इसका आवृत्ति। तो एफ का अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्सेल बराबर कितना हो जाएगा, 2π × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी इसका जो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन चुका है।
अब कह रहा है धारितीय प्रतिघात होता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो दे रहा है क्या, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात को सूचित करते हैं किससे, एक्सी से करते हैं, ठीक है, और प्रेरणिक प्रतिघात को एक्सेल से करते हैं। ध्यान में याद रखिएगा ये सब। धारितीय प्रतिघात से करते हैं एक्सी से, एक्सी बराबर होता है 1/ω_c होता है, 1 कितना होता है, ω_c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेते हैं धारितीय प्रतिघात का क्या होता है, 1/ω_c। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा जो आई है वो कितना है, 5 cos ω_t दिया गया है, इतना एम्पियर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है विभव जो है, विभव मतलब भी जो दिया गया है वो 200 sin ω_t है, वोल्ट है, इतना वोल्ट है। तो हम लोग को निकालना है परिपथ में शक्ति हानि, परिपथ में शक्ति हानि कितना हो रहा है उस चीज़ों को निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो I का रूप होता है वो होता है I sin ω_t के रूप में रहना चाहिए, और जो भी होना चाहिए I बराबर I0 sin ω_t, और भी बराबर होना चाहिए V0 sin ω_t के रूप में होना चाहिए। तो देखिए ये भी कॉस में है, और लेकिन इसका जो रूप होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, साइन में। तो पहले इसको हम लोग साइन में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, I बराबर था कितना 5 था, और ये कॉस था, तो इसको क्या लिखें, साइन ω_t प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ω_t प्लस π/2 लिख सकते हैं। तो π/2 करेंगे तो जो साइन है वो किस में बदल, जो कॉस है वो किस में, जो साइन है वो किस में, कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग चलते हैं। तो अब देखते हैं क्या कि हम लोग को निकालना है शक्ति हानि। तो पी एवरेज बराबर होता है कितना, VRMS इंटू IRMS इंटू होता है cos फाई होता है, ठीक है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब देखिए VRMS IRMS निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि cos फाई मतलब होता है दोनों के बीच का कोण। तो देखिए दोनों का बीच का कोण जो है ये कितना डिग्री बन रहा है, π/2 बन रहा है, π/2 यानी cos कितना हो गया, π/2 यानी cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। और आप लोग को पता होगा cos 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी अगर ये 0 हो गया तो IRMS VRMS कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो ये सब निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से पी एवरेज बराबर डायरेक्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाँ तो देख लिए आप लोग यहाँ पे कि पी एवरेज का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। ये सब VRMS IRMS निकालने का कोई फ़ायदा यहाँ बनता नहीं, ठीक है। अगर हम लोग निकाल भी सकते हैं VRMS बराबर क्या होगा, V0/√2, IRMS I0/√2। हम लोग निकालेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पी एवरेज आ गया 0, यानी चौथा का जो आंसर होगा वो कितना होगा, डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब बात कर रहा है हम लोग को LR परिपथ के बारे में बात कर रहा है। LR मतलब जिसको बोलते हैं, L मतलब हो गया इंडक्टर, और L और इसके बाद है R मतलब हो गया रेसिस्टेंस हो गया, इसको बोलते हैं प्रेरकत्व, ठीक है। और ये हो गया आप लोग का R रेसिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है, तो इसका शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस ω_L का होल स्क्वायर, ये होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना होता है, R/√R² प्लस ω_L का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। कौन परिपथ का है ये जो है वो LR परिपथ का है। LR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक है। और अगर केवल LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछ दे आपसे, याद रखिएगा हर एक चीज़ का डिस्कशन में बीच में कुछ ना आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका आप लोग से केवल प्रतिबाधा पूछे कि LR परिपथ का प्रतिबाधा कितना होता है, तो जो नीचे में ये दिख रहा है ना कितना, √R² प्लस ω_L का होल स्क्वायर, तो ये हो गया क्या, इसका प्रतिबाधा हो गया। अगर LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछे तो बोलिएगा √R² प्लस ω_L का होल स्क्वायर। इसको और भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो ω²L² भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको और इससे आगे बढ़ा कैसे लिख सकते हैं, R² प्लस ω²L², ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर शक्ति गुणांक पूछे तो R/बाई करके लिखना है, और प्रतिबाधा पूछे तो केवल ऐसे ही लिख देना है। यानी यहाँ से अगर बात किया जाए पचमा का, तो पचमा का जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी हो जाएगा। कह रहा है क्या, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबाधा कहीं कहीं आपको प्रतिघात भी मिल सकता है, ठीक है। प्रतिघात का जो है वो मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो भी कितना होता है, ओम होता है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको आप लोग चलते नोट करते चलिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बोलते हैं तब पहले एक बार उसको पॉज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग जरूर उसका रिप्लाई दीजिएगा, पहले जवाब दीजिएगा कि आपका, उसके बाद सुनिएगा आपका जवाब सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो 6 का हो गया बी। अब कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है। एक जो गैल्वेनोमीटर है उसको बदलना है किसमें, वोल्टमीटर में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को जब भी वोल्टमीटर में बदलना होता है तो हम लोग यूज करते हैं कौन सा, उच्च प्रतिरोध का यूज करते हैं। कौन सा प्रतिरोध का, उच्च प्रतिरोध का। और अगर वोल्टमीटर को अगर गैल्वेनोमीटर में बदलना होगा गैल्वेनोमीटर में, तो उस समय हम लोग प्रयोग करते हैं कौन सा प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का,
ठीक है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उसका जरूर जाकर रिप्लाई दिएगा। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होता है, तो हम बोले उच्च प्रतिरोध का जरूरत होता है। तो आप लोग ये बताइएगा कि इसको समांतर क्रम में लगाते हैं या फिर इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, मतलब किस क्रम में लगा करके और गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में बदलते हैं और किस क्रम में लगाकर वोल्टमीटर को हम लोग गैल्वेनोमीटर में बदलते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था उसका हम जवाब दे चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का यूज किया जाता है, यानी 7th क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब कह रहा है क्या एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसका शिखर जो वोल्टता है, इसका शिखर वोल्टता जो है वो कितना है, 440 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आभासी वोल्टता निकालना है, आभासी वोल्टता यानी VRMS हम लोग को निकालना है। तो VRMS बराबर फार्मूला होता है V0/√2, कितना होता है V0/√2, और जो ये V0 होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शिखर वोल्टता। क्या बोलते हैं इसको, शिखर वोल्टता बोलते हैं। तो शिखर वोल्टता का मान कितना है 440 अब बटा √2, इसको करेंगे कैलकुलेशन, इसको लिख सकते हैं 220 इंटू √2 और बाई नीचे में कितना है √2, ये √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 220 √2 आ गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब जितने भी क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो आप लोग इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी PDF होंगे सब वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने जो भी सगे संबंधी होंगे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर अच्छा कंटेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे, तो हमारा जो भी मेहनत है वो मेहनत सफल हो पाएगा। और हमें भी ऐसा अंदर से उत्सुकता बढ़ेगा कि हमने बहुत लोगों को मेहनत किया, तो और भी हम जो है कहने का मतलब अपने काम के प्रति जागरूक होंगे, हमेशा आपको समय पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी काम हो रहे हैं सब बिल्कुल आपको समय पर मिलते चलेंगे। और हम ये कब हो सकता है, जब आप हमारे मनोबल को बढ़ाइएगा तब। और आपका मनोबल जो बढ़ाने का तरीका होगा वो कहाँ दिखेगा, तो हमारे जो भी वीडियो है उसमें लाइक में दिखेगा, सब्सक्राइब में दिखेगा और साथ में कमेंट बॉक्स में दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हम भी आप लोग के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, हमेशा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करते रहेंगे। अब बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 sin 100 πt है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो कह रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान निकालना है। धारा का वर्ग माध्य मूल्य मतलब क्या हुआ, IRMS हम लोग को निकालना है, और ठीक है। और इसके बाद इसका बोल रहा है आवृत्ति निकालना है, यानी दोनों चीज़ हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले IRMS निकालते हैं, होता है क्या I0/√2, और आप लोग जानते हो कि I जो होता है वो होता है कितना, I0 sin ωt होता है, ठीक है। तो देखिए I0 का जो वैल्यू है वो कितना है 60 है, तो 60/√2 इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 30√2, यानी 30 रूट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इतना आ गया धारा यानी एम्पियर। अब हमको निकालना है क्या, इसका आवृत्ति। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे, यानी हमको F चाहिए, तो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πf। ओमेगा बराबर कितना होता है 2πf होता है। तो ओमेगा के जगह पर देखिए कितना लिखा हुआ है 100 पाई लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ से हो गया 100 पाई और बराबर कितना हो गया 2πf। यहाँ से देखिए 2 पाई से काट दिए कितना बार में 50 बार में कट गया, यानी F का जो मान हो गया वो कितना हो गया 50, और आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो यहाँ से देखे क्या कि IRMS का मान आया 30√2 एम्पियर, और जो आवृत्ति था वो आ गया कितना 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, देखिए 30√2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है, B सही है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। कह रहा है आधा चक्कर के बारे में बात बोल रहा है कि आधा चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है। तो आधा चक्कर में जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है वो होता है 2I0 अपॉन कितना होता है पाई होता है, 2I0 अपॉन पाई। ये कब होता है, आधे चक्कर में, आधे चक्कर में। लेकिन कभी एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक चक्कर में माध्यमान कितना होता है। तो पूरे एक प्रत्यावर्ती धारा का आप लोग को पता होगा ये इस प्रकार से होता है। तो देखिए एक में क्या होता है, जितना पॉजिटिव मान आता है उतना ही जो दूसरा चक्कर में ये जो ई वाला चक्कर आधा निगेटिव वाला चक्कर है उसमें क्या होता है निगेटिव मान आता है, जिसके कारण उसका मान कितना होता है 0 आता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में किया जाए कि पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, तो कितना होता है 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आधा चक्कर में बोलेगा तो कितना होता है 2I0 अपॉन पाई होता है,
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, जो भी बात बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा कहीं पे। अब वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति व्यय होता है, शक्ति खर्च किस में होता है? तो हम लोग देखिए इसमें जो पढ़ते हैं वो एल के बारे में पढ़ते हैं, सी के बारे में पढ़ते हैं, आर के बारे में पढ़ते हैं। एल मतलब हो गया इंडक्टर, सी मतलब हो गया कैपेसिटर और आर मतलब हो गया रेसिस्टेंस। तो मेन जो धारा में जो भी धारा है उसका जो शक्ति मेन खर्च होता है वो कहाँ होता है? रेसिस्टेंस में होता है, रेसिस्टेंस में होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध में। तो केवल जो भी परिपथ में शक्ति व्यय होता है वो किस में होता है? प्रतिरोध में होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि केवल प्रतिरोध में, यहाँ दिख रहा है केवल प्रतिरोध में। ठीक है, हम लोग ने देखते देखते 11 क्वेश्चन का हम लोग लगभग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और हम लोग का 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द उसको भी हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो भी आपको चाहिए तो ये सब वीडियो देख करके और आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। जितने भी कंटेंट होंगे सब कंटेंट आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कंटेंट अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते चलिएगा। जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप शेयर करते चलिएगा। आपके लिए हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। जितना हो सकता है हम लोग अपना पूरा मेहनत करेंगे ताकि आप लोग जो हैं आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो सके, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है क्या? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अनुनाद का स्थिति आएगा तो जो धारा रहेगा और विद्युत वाहक बल रहेगा, दोनों के बीच में जो है वो कलांतर शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उसके बीच में जो कलांतर होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। हो सकता, देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोल सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जब, या फिर बोल सकते हो कि अनुनाद की स्थिति में जब धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का जो कलांतर होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बोल रहा है आभासी शक्ति होता है। अभी आप लोग को बताए थे आभासी शक्ति क्या होता है। तो आभासी धारा यहाँ निकाल रहा है, आभासी शक्ति होता है पी एवरेज, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या? आभासी धारा पूछ रहा है। तो आभासी धारा क्या होता है? IRMS। तो IRMS बराबर अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे I0/√2, और ये भी बताए थे कि I0 को क्या बोलते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई कीजिएगा कि I0 को क्या बोलते हैं। I0 को हम लोग बोलते हैं क्या? शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, I0 को बोलते हैं शिखर मान। किसका शिखर मान? यहाँ I है तो यानी धारा का शिखर मान। अगर भी रहता तो बोलते किसका? वोल्टता का शिखर मान बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी शिखर मान बटा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका देख लेते हैं 13 का, यह ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी सही होगा। अब कह रहा है कि LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए होता है, मतलब LCR परिपथ है उसमें सबसे ज़्यादा धारा कब बहेगा। ठीक है, तो कब बहता है? जब ओमेगा एल जो होता है वो, या फिर बोल सकते हैं ओमेगा एल जो होता है 1/ओमेगा C के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं एल से एक्सएल जो होता है वो किसके बराबर होता है? XC के बराबर होता है। और एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल और XC को लिखते हैं 1/ओमेगा C लिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेगा कि ये होता है अनुनाद की स्थिति के लिए। और एक्सएल को क्या लिखते हैं? ओमेगा एल, और XC को 1/ओमेगा C। इसी को कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ओमेगा एक यहाँ है और इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है? 1 है। गुना कर ली तिरछा यहाँ से कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर LC बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। LC जो गुना में है वो LC कहाँ चलाएगा? भागा में। यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1/LC, 1/LC। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसी को और अलग अलग ऑप्शन तरीका से दे सकता है कि हो सकता है ओमेगा पूछ देगा तो √1/LC हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन यहाँ हम कर रहे हैं और बिल्कुल सबको ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है यंत्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई दीजिए। ये तो सबको ही मतलब डेली यूज में देखते होंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनमो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनमो बोलते हैं। यानी 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। अब बोल रहा है क्या? यदि कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटा है। ठीक है, कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। आप लोग जानते होंगे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये जो, और उसमें कुंडली कितने होते हैं? 2 कुंडली होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक कुंडली और एक होते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, एक होता है
प्राथमिक कुंडली और एक क्या होता है, द्वितीयक कुंडली होता है। तो बोला है क्या कि प्राथमिक कुंडली में लपेटा का जो संख्या है वो N1 है और द्वितीयक कुंडली में लपेटा का संख्या जो है वो कितना है, N2 है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ये हमको बनाना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी जो भी वोल्टेज है उसको बढ़ाने का कार्य करना है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कभी रहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसमें क्या होता है कि द्वितीयक कुंडली में लपेटा की संख्या आधा बनाया जाता है और प्राथमिक कुंडली में लपेटा की संख्या क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ से एक कंडीशन निकाल सकते हैं, N2 इज ग्रेटर देन N1। ये कौन से ट्रांसफार्मर के लिए है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, आप लोग को जब क्लास में कहीं पढ़े होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। अगर आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का हम तो बता चुके हैं कंडीशन कि N2 इज ग्रेटर देन N1 होता है। आप लोग अपचाई ट्रांसफार्मर का जाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसका क्या होना चाहिए, N2 इज ग्रेटर देन N1 होना चाहिए या फिर N2 इज इक्वल टू N1 होना चाहिए या फिर N2 इज लेस देन N1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप लोग जाकर के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। ठीक है, मूल माध्य वर्ग मान निकालना है प्रत्यावर्ती धारा का, यानी IRMS के बारे में बोल रहा है। तो वो कितना होता है, I0/√2, ये आप लोग सब जानते हैं। और इसका शिखर मान, तो शिखर मान भी आपको पता है कि शिखर मान को सूचित किससे करते हैं, I0 से करते हैं। शिखर मान जो होता है वो किससे करते हैं, I0 से करते हैं। तो इसका अनुपात पूछ दिया है, यानी IRMS का और शिखर मान का अनुपात पूछा है। तो देखिए IRMS का कितना होता है, I0/√2 और शिखर मान कितना होता है, I0। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अगर इसको हम करते हैं I0/√2, उलटते हैं इसको, तो 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और I0 कहाँ चलेगा, नीचे। ये I0 से I0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, 1/√2। 1 कितना, √2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में यहाँ पर पूछ दिया है कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात। हो सकता है एग्जाम में आपको उल्टा करके पूछ दे कि शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। तब क्या करेंगे, ये जो शिखर मान वाला ऊपर हो जाएगा और IRMS कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। उस वक्त आपका आंसर कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है, आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ, किसी के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा जो कंटेंट है वो अच्छे कंटेंट लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ आपको इसका मिल जाएगा। और हमने ऑलरेडी पीछे 3 चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं, ऑलरेडी पीछे 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अर्धचालक के सब 2-3 दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सब सभी जाकर के वीडियो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा। ये चारों चैप्टर पढ़ने के बाद आपके अंदर जो है ना, एक अलग प्रकार का ऊर्जा मिलेगा, आपको अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने ये चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसको हमने बना लिया है, उसको हमने समझ लिया है। और जब आप एग्जाम में जाइएगा तो वो कॉन्फिडेंस आपको सही आपके चेहरे पर झलकता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए बिल्कुल सब देखते रहिए अच्छे तरीके से, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, पूरा सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, कह रहा हेनरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, हेनरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी मात्रक होता है किसका, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट बन गया। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I है, धारा कितना दे रहा है, I दे रहा है, और कह रहा है कि मान लीजिए ये धारा हो गया I। ठीक है, अब कह रहा है वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है। अब मान लीजिए वोल्टेज था इस प्रकार से, यहाँ पर वोल्टेज था और दोनों के बीच जो कलांतर था वो कितना था, फाई था। कला का अंतर मतलब दोनों के बीच जो कोण का अंतर है ना, वो कितना है, फाई है। तो हम लोग को कह रहा है धारा का वाटहीन घटक निकालने के लिए, मतलब आप लोग को पता होगा कि वाटहीन धारा के लिए कोण कितना होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या, वाटहीन धारा का घटक। तो देखिए अगर I है जिससे कोण लगा हुआ था, जिसमें कोण लगा हुआ था उधर तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, कॉस में, तो I cos फाई होगा कि नहीं। और जिधर कोण लगा हुआ नहीं रहता उस तरफ अगर इसको तोड़ते हैं तो जो होता है वो किस में टूटता है, साइन में टूटता है। तो ये हो जाएगा कितना, I sin फाई हो जाएगा। I sin कितना होगा, फाई होगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि P एवरेज बराबर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू क्या होता है, cos फाई होता है ना। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, कि वाटहीन धारा का घटक निकालना है। तो कितना डिग्री कोण चाहिए, वाटहीन धारा के लिए cos 90 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब तो P एवरेज का मान 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे कि कौन सा हो रहा है 90 डिग्री के लिए, I sin फाई, यानी इसका घटक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, I sin फाई हो जाएगा।
इस क्वेश्चन के लिए I sin phi होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वाटहीन धारा का जो होता है उसका शक्ति गुणांक, मतलब जो भी शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है, शक्ति गुणांक कितना होता है, cos phi होता है। और वाटहीन धारा के लिए जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब जितने भी बात बोल रहे हैं वो सब ध्यान से बात सुनते चलिएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि जो क्वेश्चन आएगा हमारा वीडियो से बिल्कुल डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आएगा, या तो वो सीट में बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, 90% क्वेश्चन जो है सीट में मिलेगा, और 2 से 4% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि हम बोल रहे हैं लेकिन वो सीट में दिया हुआ नहीं है। लेकिन उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते चल रहे हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन एक एक के सॉल्यूशन के साथ। यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब कह रहा है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। बताइए, ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार का युक्ति है, उसका कार्य क्या क्या आता है। सबसे पहला तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर कौन से वोल्टेज को बदलता है। एसी और डीसी दो नाम सुने होंगे आप लोग, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट, होता है ना। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर एसी से डीसी में बदलता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आगे देखते हैं डीसी को एसी में, तो ट्रांसफार्मर में तो एसी आता है, वो डीसी कहाँ से बदलेगा। अब कह रहा है डीसी को बढ़ाने घटाने, तो डीसी उसके पास आता ही नहीं है, तो बढ़ाने और घटाने का काम कैसे कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्ट क्या करता है, घटाता या बढ़ाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का काम है जो भी एसी वोल्टेज है उसको वो घटाने या बढ़ाने का काम करेगा। एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो क्या लिखेगा। मान लिया एग्जाम में आ गया ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो लिखेगा ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसका कार्य क्या होता है, एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने का होता है, ठीक है। तो हम लोग ने आप लोगों ने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चन आज लेकर के आए थे 20 क्वेश्चन, वो हमने 20 क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल रूप से डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो को 1 बार 2 बार जितना बार हो सके इन सभी चीज़ों को जरूर देखिएगा। देखने से क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, कैसे उसका अप्रोच हमारा कैसे बढ़ेगा, इस प्रकार से। अब टाइम आता है आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि एलसी परिपथ है, एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। आप लोग को ये जवाब देना है कि एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन है F = 1/√LC, ऑप्शन सेकेंड F = 1/2π√LC, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है F = 1/2π√1/LC, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो F = 2π√C/L है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा कर के जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी PDF हो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।